स्वागत है आपका सतीश जी नई परख के मंच पर। आज मेरी इच्छा थी कि आपसे बातचीत करूं कि संसद में जो संग्राम हो रहा है, एक तो संग्राम खाड़ी में चल रहा है, कहीं न कहीं भारत भी उस संग्राम में अघोषित रूप से हिस्सेदारी कर रहा है क्योंकि नेतन्याहू ने जब 28 तारीख को युद्ध छेड़ा ट्रंप के साथ मिलकर, तो उससे 24-36 घंटे पहले नरेंद्र मोदी नेतन्याहू के साथ थे। तो एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नेता, एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष था जो कि नरेंद्र मोदी, जो कि नेतन्याहू के साथ था, और उस लिहाज से मैं मानता हूं कि वो ट्रंप के भी साथ थे उस वक्त, क्योंकि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में एक समीकरण है। बहरहाल, संसद में एक संग्राम चल रहा है और उस संग्राम का पहला चरण ये था कि ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आना। सदन के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाया था। दूसरे चरण में खाड़ी युद्ध के ऊपर चर्चा हुई और दोनों में तू डाल डाल में पात पात वाली स्थिति रही। कभी विपक्ष डाल डाल था तो सत्ता पक्ष पात पात था, कभी सत्ता पक्ष डाल डाल था तो विपक्ष पात पात था। मैं आपसे समझना ये चाहता हूं कि इसमें कुल मिलाकर लुब्बो लुबाब इस बहस का क्या निकला। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप ओम बिरला वाले मसले के ऊपर कुछ कहें, क्योंकि देखिए, पहले से तय था कि ये प्रस्ताव गिर जाएगा क्योंकि बहुमत उन लोगों के साथ था। लेकिन क्या जो बातें कही गई उसमें विपक्ष कुछ हासिल कर पाया? और फिर दूसरी बात हम खाड़ी युद्ध पे आएंगे। इसमें आज हरदीप पुरी वो बोले गैस की किल्लत के सवाल पर या पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत के सवाल पर बोले, और उस पर सारे चैनलों में बहस छिड़ी हुई है, सभी मंचों में बहस छिड़ी हुई है कि सरकार ने जो कहा, सदन में कहा, पहली बार कहा, सूत्रों के हवाले से हमारे सामने नहीं आया, आधिकारिक रूप से कहा, लेकिन आधिकारिक रूप से जो कहा भी, वो उसका ईरान की तरफ से उसकी तस्दीक हो नहीं रही है। इसलिए मैं सोचता हूं कि आपसे ही पूछता हूं मैं पहले तो ओम बिरला वाले सवाल पे कुछ बोलिए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, बदले बदले से सरकार तो आज नजर आए। आज जब ओम बिरला जी ने फिर से आसन संभाला तो लग रहा था कि जैसे थोड़ा सा काम से बीच में उनको आराम मिल गया, और जब आज आसन पर वापस आए तो ऐसा लगा कि आज उनकी उंगलियां दोनों तरफ उठ रही थी। हो सकता है एक आध दो दिन ऐसा रहे। हमको लगता है कि विपक्ष का जो एक मुकाम था, जो उनका उद्देश्य था, इसी को सुनिश्चित करना था कि एक दबाव बढ़ाया जाए। जीतना तो था नहीं, स्पीकर को हटना था नहीं, तो एक तरह से ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था जो कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था। और आपने मार्क किया होगा या आपके दर्शकों ने भी देखा होगा कि कल अधिकांशतः अपने भाषण में गृह मंत्री अमित शाह जी अधिकांशतः, बाद में मामला थोड़ा बिगड़ गया, बहुत रक्षात्मक नजर आए। अच्छा, बार बार यही दिखाते रहे कि नहीं, बिरला जी तो बड़े निष्पक्ष हैं, आसन भी इन्होंने छोड़ रखा था, सब प्रक्रिया चलाते रहे हैं। तो अगर उसका मूर्त रूप आना है तो अब हमें दिखना चाहिए कि थोड़ी सी जो है एक सापेक्षिक निष्पक्षता जो होती है स्पीकर का, वो दिखे। अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि भाई वही है, पुराना है, या फिर कुछ बदलाव हुआ है। हमें मेरा मेरा मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूं इस मामले में। हमको लगता है कुछ ना कुछ बदलाव तो नजर आएगा, क्योंकि दस्तूर भी यही है और हालात भी ऐसे हैं कि सरकार, मुझे लगता है कि 12वें साल में ये सरकार पर सबसे बड़ा संकट इस वक्त आया हुआ है। सरकार पर बहुत संकट आया हुआ है और ये सरकार से ज्यादा देश पर संकट आया। तो ऐसी स्थिति में वो जो अंदरूनी चश्मे से जो राजनीति को देखने का जो है कि भाई सब कुछ चुनाव ही है, चुनाव जीतते जाओ और दबदबा बना रहे, उससे थोड़ा ये हटने पर विवश होगी, ऐसा मेरा मानना है इस सरकार के बारे में। ये आपने देखा कि भाई पहले तो अभी वो जो आयतुल्ला खामेनाई की मौत हुई तो 6 दिन लग गए कंडोलेंस रजिस्टर पर साइन होने में। उसके बाद
3-3 बार ईरान के विदेश मंत्री से हमारे विदेश मंत्री साहब ने बातचीत की और अब ये दावा किया जा रहा है कि भारत के लिए तेल से भरा टैंकर एक बंबई पहुंच गया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। तो उस रणनीति में भी बदलाव आ रहा है और अब तो ये दावे किए जा रहे हैं कि भाई रूस से जो है तेल का आयात पर डे के हिसाब से दोगुना हो गया है, दोगुना हो गया है। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री जी ने भी पूरा ये जो खाड़ी का संकट है, मिडिल ईस्ट का संकट है, वो भले ही चुनाव रैली में, लेकिन जुबान वहां खोला 12वें दिन, 12वें दिन 11वें दिन जो भी युद्ध के। और आज विवश होकर माननीय पेट्रोलियम मंत्री को विस्तार से संसद में पूरी जानकारी लानी पड़ी, देनी पड़ी। तो हम ये समझते हैं कि थोड़ा सा बदलाव है, नहीं तो ये सरकार हर तरह से दबदबे के मिजाज वाली, उनको लगता है जो सब करते हैं वो अपने आप सब ठीक करते हैं, विपक्षी तो विद्रोही देशद्रोही हैं और वो लोग खाली तंग स्थिति करने के लिए, हालात बिगाड़ने के लिए काम करते हैं। लेकिन वो बोलने की बातें होती हैं, जब जमीनी स्तर पर यथार्थ से, सच से सामना होता है, तो वो मुझे लगता है ये सरकार के ऊपर इसका भी दबाव बढ़ा है। अगर ये मान लेते हैं कि जैसे एलपीजी का ये संकट की बात हो रही है, अभी कमर्शियल सप्लाई बताया जा रहा है कि सब जगह रुका है, बहुत जगह रुका है। अगर ये 5-6 दिन पहले ही पूरी तरह से सामने आके सूत्र नहीं, सरकार सामने आती और बताती कि ये स्थिति है, ऐसे-ऐसे हो रहा है, तो पहले ही कुछ आने से पहले ₹60 दाम ही बढ़ गया। तो एक अफरा-तफरी फैलना जो है लाज़मी था। अच्छा किया कि वो सामने आए, चीज़ों को स्पष्ट किया और जो दावे किए गए अगर वो वाक़ई बिल्कुल सही है, तो फिर सही है। दूसरी बात ये है कि खाड़ी और युद्ध का जो संकट है, उसमें ये मौका है, मुफ़ीद है कि भारत सरकार वो जो ट्रंप की थानेदारी है, उसके खिलाफ ये खड़ा हो, उसके लिए एक स्पेस बना है, जगह बनी है, जिसमें खुल के कहे कि आप हमारे तेल आयात का स्रोत तय नहीं कर सकते। हमको जहां से लेना होगा हम लेंगे और इसमें स्पष्ट होगा कि जब वो 2 दिन तो गुजर गए, 28 दिन की है ना कर्फ्यू में डील, तो जब वो खत्म होगी, उसके बाद सरकार का क्या रुख रहता है, वो देखने लायक। नहीं ये हम तो कहते हैं मजाकिया तौर पर कि ये ना कह दे सरकार 30 दिन के बाद कि चलिए, उन तो कहा जा रहा है कि एलाई एंड गुड एक्टर अमेरिका की तरफ से। तो ये तो दावा किया जा रहा है कि जो भारत कर रहा है, जो सोच रहा है, जो बयान दे रहा है, जो रुख अपना रहा है, बड़ा बिल्कुल सही है। चलो जी, हमारे कहने पे कर रहा है, हमारे कहने पे कर रहा है। हाँ, हाँ, तो 30 दिन का ढील दिया गया है, बहुत बड़ा रियायत दे दिया है। ये मौका है कि आपको खड़ा होना चाहिए। अपने पुराने मित्र रूस को, जो हर वक़्त साथ रहा है, ये सरकार, वो सरकार, कोई भी सरकार रही हो, रहा है, तो उससे आपका हित भी आर्थिक सकता है और अमेरिका जितना भी प्रयास कर ले, मिडिल ईस्ट में, गल्फ में, रूस की मौजूदगी को वो नकार नहीं सकता। तो रूस की दादागिरी तो नहीं, लेकिन रूस इस इलाके में मुस्तैद रहेगा। उसको बहुत देशों से संबंध भी बहुत अच्छे हैं, तो रूस को नकारा नहीं जा सकता, ये बात है। दूसरी भी एक और इससे संबंधित बात है कि जो ईरान के साथ रुख में परिवर्तन आया। परिवर्तन तो आया जब 3 बार विदेश मंत्री ने बात की, तो यही काम शुरू से करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तभी हमारे 28 जो जहाज फँसे हुए हैं, तेल से लदे हुए, दूसरे देशों के झंडे के जहाज हैं, तो वो पहले आ जाते। अभी तक लाइबेरिया के फ्लैग के साथ पहुँचा है सुना है मुंबई। तो ये स्थिति है। और तीसरा ये है कि हम अगर विश्व गुरु कहते हैं अपने आप को, तो हमें दिखना भी तो चाहिए कि भाई हम हैं, हमारी भी पूछ है, हमारी भी ताकत है। अभी आप पिछलग्गू के टैग में हमारा हित नहीं सधेगा। ये पिछलग्गू तो अमेरिका बनाना चाहेगा, इज़राइल भी बनाना चाहेगा। ठीक है, इज़राइल की अहमियत है हमारे लिए, मैं मानता हूँ कि है।
लेकिन इसके बावजूद भी जो एक पारंपरिक हमारी आम सहमति की एक विदेश नीति रही है और उससे भारत का हित सधा है, उसी में ऊपर नीचे करके हमको कायम रहना चाहिए। अभी हमने एक फैसला भारत सरकार ने किया कि चीन दुश्मन नंबर 1 है, फिर भी जो पहले जो सब क्राइसिस डोकलाम वगैरह हुआ था, तो उस समय जो है, हमने सब चीज़ रोक दिया था उनका। तो एफडीआई में आपने ढील दे दी ढील दे दी, आपने दिया, चलिए वो भी अच्छा है, लेकिन ये करिए तो। रूस के बारे में अभी तक कोई बयान नहीं। रूस के बारे में कोई बयान नहीं आया है और ये लगता है कि सरकार दबाव में है, रूस, अमेरिका की। उसको अमेरिका के सामने खड़ा होने का मैं समझता हूँ कि ये खाड़ी युद्ध ने जो युद्ध हुआ है, उसने एक रास्ता खोला है भारत के लिए। आप इसमें चढ़िए, आप उसमें आगे बढ़िए और जो है नहीं तो और वो तो कोशिश करेगा और आपको दबाने का। तो आपके ऊपर है, आप बताइए कि ठीक है हमारे पास दबाव नहीं है, आप खड़े हो पाते हैं कि नहीं? ये भारत की असली चुनौती। और एक और चीज़, अब तो हम ये देख रहे हैं ना अभय जी, हमें तो उसको गिनने भी नहीं आता है कैसे मापन करें कि अभी तो क्या एलपीजी की ही क्राइसिस बताई जा रही है ना भारत में। मेन तो यही बताया जा रहा है और गैस का। तो अब तो ये खबर इस बीच में ये आई है कि भारत की एक प्रमुख कंपनी जो है, अमेरिका में $300 बिलियन का रिफाइनरी लगाएगी। $300 बिलियन तो वो उसका नाप-माप कितना होता है मैं नहीं जानता हूँ इस ढंग से, कितना हज़ार लाख करोड़ होगा पता नहीं। तो अभी तो देश में लगाने का समय है। तो हम कहें कि मैंने तो इसी तंज में कहा कि अब वो जो है भारत अमेरिका में एप्पल का प्लांट खोलेगा। तो ऐसे ही हाँ, तो किसी ने मुझसे कहा एप्पल? अरे एप्पल वाले तो भारत में खोल रहे थे, इसकी वाहवाही की जा लूटी जा रही थी। तो अब तो हमारा वाला कंपनी वहाँ जाकर के तेल का रिफाइनरी खोले। अब बताइए और वो कहता है कि आपको 30 दिन का मोहलत देंगे। मतलब हमारे लोग वहाँ जाके प्रोड्यूस करें, उनसे रिफाइंड हो तेल और वो तय करे कि हम कहाँ से खरीदें। ये आप समझिए ये विसंगति है। इसके खिलाफ थोड़ा हमको दिखाना पड़ेगा, मैनूवरिंग दिखाएँ, डिप्लोमेसी दिखाएँ, कुछ दिखाएँ, वो करना पड़ेगा। तो वाक़ई एक संकट है और मैंने ये बात कही है और मैं आपके चैनल पे भी ये दोहराता हूँ कि अगर ये मिडल ईस्ट और इस ईरान के युद्ध से अगर सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित कोई देश है, तो वो भारत है। भारत, क्योंकि अमेरिका का आदमी भारत में आके कहता है कि हम आपको चीन नहीं बनने देंगे, हम वो गलतियाँ नहीं दोहराएँगे, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में कि हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो हमारा प्रभाव तो क्या है? हमारे ऊपर तो हर चीज़ का प्रभाव है। हमारे ऊपर तो खाली तेल, गैस की आपूर्ति और उसके दाम नहीं, हमारे तो 1 करोड़ लोग रहते हैं वहाँ। वो पैसा बहुत सारा भेजते हैं यहाँ पे। तो आपका फर्टिलाइज़र आदि-आदि और सामरिक भी हमारे लिए संकट ज़्यादा बड़ा है दूसरे देशों के बनिस्बत। ऐसा मेरा मानना है। जी। तो संसद की बहस को जिस तरीके से आपने डिकोड किया है, उससे 2 बातें मेरी समझ में आती हैं। पहली बात तो ये आती है कि विपक्ष पराजय निश्चित होने के बावजूद भी जब लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, तो उससे एक संभावना वहां पैदा हुई कि अब भारतीय जनता पार्टी जिस खुलेआम तरीके से एक विपक्ष विहीन लोकतंत्र बनाने का की परियोजना चला रही थी, उसमें वो अभी फिलहाल कुछ समय के लिए थमेगी, भले ही अस्थायी तौर पे थमे। पहली बात तो आपकी बात से निकल के ये आती है। दूसरी बात आपकी बात से निकल के ये आती है कि विपक्ष ने जिस तरीके से दबाव पैदा किया और जो परिस्थितियों का दबाव पड़ा, उससे एक संभावना ये निकलती है कि शायद उस जो एक अंतराल पैदा होता है, इसके अंदर सरकार शायद अपने अमेरिका का दुमछल्ला बनने की उसकी जो उसका जो रुझान है, उस रुझान पर पुनर्विचार करे और वो ट्रंप के सामने ये कुछ सिर उठा के कह पाए कि ये सब इस तरीके से नहीं चलेगा, जिस तरीके से आप चलाना चाहते हैं। अच्छा, अब ये तो 2 संभावनाएँ तो हैं और ये संभावनाएँ मेरे ख्याल से हमेशा से थीं। संसद में हुई चर्चा हमें ये दिखाई पड़ती है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की जब प्रवक्ताओं को देखता हूँ टीवी पे बोलते हुए, तो अभी भी वो पुरानी ही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि राहुल गांधी की विदेशी ताकतों से साजिश है। अभी-अभी 10 मिनट पहले ही मैं सुन रहा था
राहुल गांधी की साठगांठ विदेशी ताकतों से है, जनता से उनका कोई संबंध नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, रिडंडेंट हो चुके हैं, हम उनकी कोई परवाह नहीं करते। बस इसी शैली के अंदर ही पूरी बात जो हो रही है। अमित शाह ने भी अपने भाषण के शुरुआती हिस्से में आपने कहा कि बचाव हो रहा है, लेकिन अंत में वो भी यहीं पे गए कि भाई राहुल गांधी का जनता से कोई संबंध ही नहीं है और वो सदन में आते नहीं है। ऐसे नरेंद्र मोदी लगातार सदन में ही बैठे रहते हो। नरेंद्र मोदी कितने दिनों सदन में नहीं आए, कब से नहीं आए सदन में? तो वो तो अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी केवल गिनती के दिन ही केवल जिस दिन उन्हें भाषण देना होता है, केवल उस दिन सदन में आते हैं, वरना वो सदन में आते ही नहीं है नरेंद्र मोदी कभी भी। दूसरों की बात सुनने तो कभी आते ही नहीं नरेंद्र मोदी। तो वो तो इस तरह की स्थिति है, लेकिन वो राहुल गांधी भी इसी बात को लेकर वो लोग हमला करते हैं। जी। हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई काम नहीं बच गया है सिर्फ राहुल गांधी पर हमला करने। और मुझे लगता है ये हमला करते करते ये उनको बहुत बड़ा बना दिया है राहुल गांधी, और बड़ा बनाएंगे अगर यही उनका रुख रवैया रहा तो। आपने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री जी हर चीज में तो पहले बयान देते थे, राष्ट्र के नाम संदेश देते थे, मन की बात करते थे। ये जब युद्ध शुरू हुआ है तो एकदम सन्नाटे में है प्रधानमंत्री जी। कल बोला उन्होंने चुनावी रैली में, कुछ बोला है कल, कुछ बोला है। जहां तक भाजपा प्रवक्ताओं की बात है तो मैं ऐसा समझता हूं कि हम बहुत सीरियसली उनको नहीं लेते, इसलिए क्योंकि उनको भी अपना नंबर बनाना होता है अपने रैंक में। तो वो एक परिपाटी चली आ रही है, उनको ये पहले से कहा हुआ है तो शायद ये काम कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी आपने जो दो बात हमारी बात से बात की कि अमेरिका के खिलाफ हो सकता है थोड़ा हम खड़े हों, या हो सकता है कि संसद में जो है रुख में परिवर्तन आए बिरला जी के। इसमें मैं एक शब्द में जवाब दूंगा, ये हमारी उम्मीद है, लेकिन एक शब्द में जवाब है शायद। शायद, मैं श्योर नहीं हूं, शायद। लेकिन एक और बात की तरफ, माफ कीजिए, एक और बात की तरफ मैं आपका ध्यान खींचूंगा। हरदीप पुरी ने जो सदन में खड़े होकर वक्तव्य दिया कि ईरान ने हमें हमारे जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से आने की इजाजत दे दी है, लेकिन जब भारत के ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं जायसवाल साहब, जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने ऐसी कोई बात बताई नहीं। उन्होंने तो ये कहा कि भाई ईरान से 3 बार बातचीत हो चुकी है। ये तक नहीं बताया कि उस 3 बार हुई बातचीत का नतीजा ये निकला है। ठीक है, मीडिया ने इस बात को प्रचारित कर दिया और एआई जनरेटेड एक तस्वीर चला दी, इसमें ईरान के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री हाथ मिला रहे हैं। इस प्रकार की एक तस्वीर भी चला दी गई। ऐसा लगा जैसे कभी हाल खड़े होकर हाथ मिला रहे हो और ये घोषणा हुई हो। अभी तक तो ईरान, अच्छा, जहां तक होर्मुज जलडमरू मध्य का संबंध है, जहां तक मैं समझ पाया हूं, ईरान उसमें बड़ा एक चतुराईपूर्ण रवैया अख्तियार कर रहा है, जिसका उसे पूरा अधिकार है, क्योंकि वो युद्ध का सबसे बड़ा शिकार वही है, निशाना। मतलब मेरे ख्याल से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में एक बहुत ही विशाल बहुमुखी युद्ध हो रहा है, इसके केंद्र में ईरान है, उसके ऊपर मिसाइल हैं तो और बम लगातार गिर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उसके ऊपर हमला कर रही है और उसका एक दुमछल्ला देश उसके ऊपर हमला कर रहा है। युद्ध एक तरह से धार्मिक युद्ध भी है, मतलब एक मजहबी युद्ध भी है एक तरह से, क्योंकि इस्लामिक देश, एक इस्लामिक क्रांति का जो केंद्र रहा है देश, जहां इस्लामिक क्रांति हुई, उसके ऊपर एक ईसाई देश और एक यहूदी देश, जो घोषित रूप से ईसाई और यहूदी देश है, वो उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। वो बाइबल की कसम खाते हैं हर चीज में, और वो यहूदी देश है ही इजराइल, इसमें कोई शक की बात नहीं। बहरहाल जो भी हो, तो वहां पे स्थिति यह है कि ईरान ईरान की चालाकी यह है कि वो लगातार कह रहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य हमने बंद नहीं किया है, लेकिन साथ में वो जिसको निकालना चाहता है वो ही निकल पाते हैं वहां से। बाकी निकलने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर मिसाइल गिरती है या उनको वो सब कर दिया जाता है और वो नहीं निकल सकते। डर का माहौल व्याप्त है और उसकी वजह से दुनिया में ऊर्जा को लेकर बहुत अनिश्चितता है। तो भारत का एक जहाज आ गया है, लेकिन भारत के और भी जहाज जो फंसे हुए हैं, उनके आने की कोई बहुत उज्जवल संभावना नहीं दिखाई पड़ रही। देखिए, अगर ये 6 दिन में 2 दिन पहले ही कोई भारत से बयान आ जाता, कोई गोलमोल ही बयान आता, बयान जो डिप्लोमेसी में होता है वो गोलमोल ही होता है, वहां गलती हो गई।
प्रधानमंत्री जी का एक दिन पहले ईरान पर हमले से होना वहां इजरायल में, वो भी एक थोड़ा दिक्कत होगी। इसलिए और बनता था कि भाई गोलमोल में एक कोई स्टेटमेंट दे देते। भाई रजिस्टर पर साइन किया 6 दिन के बाद, 6 दिन के बाद। अच्छा, और हमको वो भी विदेश सचिव को भेजा जी, वो अपने विदेश मंत्री भी नहीं गए, कायदे से राष्ट्राध्यक्ष की हत्या हुई थी, तो उसी के समकक्ष व्यक्ति द्वारा शोक व्यक्त किया जाना चाहिए था, प्रोटोकॉल ये कहता है। जी, तो वो तो है ही, वो तो है ही, ठीक ही कह रहे हैं। चलिए, लेकिन विदेश सचिव भी भारत सरकार होते हैं, तो होती है, तो वो ठीक है, मान लिया, उसको भी मान लिया। अरे कुछ तो अगर करेक्शन किया तो चलिए, वो भी ठीक है, लेकिन उतना विलंब से क्यों किया, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा चालाकी जो ईरान कर रहा है, ईरान के पास कोई रास्ता नहीं है। मैं तो जानता हूं, स्वागत योग्य चतुराई है, मैं तो ये कहता हूं। हाँ, वो रास्ता नहीं है। वो क्या कह रहा है, वो जहां तहां फुलझड़ी भी छोड़ रहा है, तो फुलझड़ी से भी भारत में वो बम नजर आ रहा है। इससे हमारे पर बहुत नुकसान हो रहा है ना? क्यों नुकसान हो रहा है? कि हमारा सारा माल उधर से जाता है, आता है, और बहुत बड़ा चंक जाता है। तो हमको तो बीच-बीच में चलना, हमको लगता है कि बाद में ये करेक्शन हुआ, कि इनको ये शायद ये लगता होगा आकलन में कि भाई इतना बमबारी होगी ईरान पे, इजराइल और अमेरिका मिलके करेंगे, या फिर हमारी कोई मजबूरियां नहीं हो कि भाई हम कुछ ना बोले, चुपचाप रहें, तो उसमें 2-4 दिन में युद्ध शुरू खत्म हो जाएगा। लेकिन ये तो 13वें दिन में चला गया। और सबसे मजे की बात है कि आज के डेट में वो युद्ध थम भी जाए, अभय जी, जी जी, मेरा मानना है कि युद्ध जब जमीन पे आएगा, अभी तो हवा से चल रहा है, अगर जमीन पे आया तो असली युद्ध वहां से शुरू है कि नहीं? भाई, अफगानिस्तान पे भी तो अमेरिका ने बमबारी की थी, जी, और लंबे समय तक वहां जब जमीन पे उतरे तो अंत में तो निकल के भाग गए, छोड़ दिया। तो इसका जो आपने उसका एक रिलीजियस कनोटेशन दिया है, ये मैं मानता हूं कि अमेरिका, पश्चिमी देशों ने उस इलाके को बहुत चतुराई से बहुत अस्थिर रखा है। उनके भी बहुत सारे समर्थक हैं, लेकिन अगर इसलिए तो ईरान क्या कर रहा है, जो आप चतुराई और चालाकी की बात कर रहे हैं, वो एक बम मारता है कतर में, दोहा में, तो एक उधर रियाद में की तरफ मार देता है, एक इधर जो है क्या नाम है, यूएई में मार देता है, और हर होर्मुज को एकदम उसने सेंट्रल पॉइंट बनाया हुआ है। तो वो जानता है कि हम विध्वंस के शिकार तो हो गए, लेकिन हम भी ऐसा स्थिति पैदा कर दे कि जिससे सबके ऊपर नुकसान हो, और जो लोग यहाँ पर काबिज होना चाह रहे हैं, उनके लिए एक परमानेंट युद्ध जैसी स्थिति बना दे, परमानेंट जैसी। लेकिन इसका तो खामियाजा तो बाकी देशों को भुगतना पड़ेगा। हमको नहीं लगता है कि बिना रूस के और बिना चाइना के इसमें लगे बगैर ट्रंप और नेतन्याहू को एक इजी वे आउट अब मिलने वाला है इस ईरान युद्ध से। भाई 13 दिन चल गया। पहले तो ट्रंप दावा करता था कि शांति का नोबेल मिलना चाहिए, अब युद्ध का नोबेल लेगा। दूसरा कि भाई बार बार ये दावे कर रहा था कि यहाँ का युद्ध रुकवा दिया, यहाँ का युद्ध रुकवा दिया, है कि नहीं? अब कौन सा क्या किस चीज का दावा करेगा? वो बार बार, अब देखिए, बार बार जब ये बोल रहा है कि युद्ध लगभग समाप्त है, तो ये झांसा जैसा लग रहा है। ये ईरानी जो है, ईरानी जो हुकूमत है, इतना लोग मारे जाने के बावजूद, लीडरशिप खत्म होने के बावजूद, अब तक तो कहा ही जाएगा कि डटी हुई है। अब अगर मान लीजिए, मान लेते, मुझे मालूम नहीं है, कि मान लीजिए कि बहुत चतुराई से अगर रूस ने और चाइना ने अंदर अंदर अमेरिका को उलझाने के लिए एक सपोर्ट कर रखा होगा, तरह तरह से सपोर्ट होते, तब तो ये उलझा ही रहेगा ना, या क्या सुलझ जाएगा? नहीं भाई, यूक्रेन की रणनीति क्या रही है कि रूस को उलझा कर रखो, पश्चिमी ऐसे देशों में सतीश जी ये बताइए कि हम जो भारत का संसदीय विपक्ष है, जिसने आज पेट्रोलियम पदार्थों की जो संकट है उसके ऊपर भी सरकार को घेरा, इससे पहले वो लोकसभा के अध्यक्ष को घेरे ही हुआ था। और आपने बताया कि थोड़ा बहुत उनके रुख में भी थोड़ी बहुत संशोधन देखने को मिल रहा है, पता नहीं कितने दिनों तक टिकेगा वो। लेकिन
अब संसदीय विपक्ष से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो अपनी रणनीति को कहाँ ले जाएगा, किस मुकाम पर ले जाएगा? क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है। सरकार से बहुत सारे काम करवाए जा सकते हैं, सरकार भले ही उनके लिए इच्छुक ना हो, बशर्ते सरकार पे बाकायदा एक दबाव लगातार पड़े। सरकार झुकती है, झुकाने वाला विपक्ष चाहिए। विपक्ष में सबसे पहले तो उनको अपना एकता दिखाना पड़ेगा। अब वो कितना है नहीं है। अभी संसद में क्या एकता में कुछ कमी देखी है आपने? देखिए, उनकी एकता में ही कमी है, संसद में थोड़ा बहुत एकता दिखता है। मैं उल्टा बोलता हूं। दूसरी बात, मेरा ऐसा भैजी मानना है कि जिस प्रकार का संकट, जिस प्रकार का दबाव, जिस प्रकार का एप्स्टीन फाइल, जिस प्रकार का ट्रंप की थानेदारी आदि 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 हुई है, उसमें मुझे लगता था कि अगर आप सरकार को घेरना चाहते हो तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाओ। आपको तो बार बार ये कह दिया जाता है ना कि आप विषय कुछ उठाते हो, विष पर मोशन लाते हो और आप बोलते कुछ और हो। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन एक ऐसा हथियार था जिसमें आप कुछ भी बोल सकते हो। तो आपको बोलना ही था ना, सरकार तो गिरती नहीं है। तो आपको अगर ध्यानाकर्षण ही एक तरह का करना है, तो अगर आपको सबसे पहले आपसी मजबूती, चट्टानी एकता दिखानी पड़ेगी। और दूसरी चीज है कि आपको अगर सरकार को एकदम डिस्क्रेडिट करने जैसा अपना रुख अख्तियार करना है, तो आप यही काम कर सकते हो कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाओ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि पहले दिन ये चर्चा चली, संसद जब सत्र सेकंड हाफ में शुरू हुआ, सेकंड पार्ट में बजट का, तो पहले दिन ये बात चली विपक्ष की तरफ से, वो धरने प्रदर्शन भी हुए कि भाई ये जो युद्ध है उसके ऊपर चर्चा हो, उसके ऊपर हो। तो ऐसा पता नहीं अंदर में क्या बातचीत हुई, कुछ तो लगता है हुई होगी। अंततः मैं सेकेंड डे देख रहा हूं कि फिर से वो स्पीकर के नो कॉन्फिडेंस वाले पर चर्चा होने लगी, उसी पर होने लगा। तो ये हमको लगता है कि इनकी जो रणनीति पता नहीं क्या है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये वो करते तो ज्यादा सफल होते। करने लायक है, सक्षम है आपस में या नहीं है, या फिर अगर नहीं भी एकता है इनके बीच में, तो ये कांग्रेस पार्टी वाले तो ये वो कर सकते थे। लेकिन हमको लगता है, मैं आपको मतलब थोड़ा सा ये बोलूं, मेरा एक्सपीरियंस संसद के रिपोर्टिंग में ये रहा है कि बहुत सारे मसलों पर पक्ष और विपक्ष में कुछ पर्दे के पीछे बातचीत होती रहती। शायद कुछ हुई हो, शायद कुछ हुई हो, ये भी एक संभावना है। दूसरी, अभी आपको विपक्ष का जो टेस्ट है, वो एक ये टेस्ट है कि जो चर्चा चल रही है, जो अभी तक दिखा नहीं हो, जो मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इम्पीचमेंट वाली भी बात है। अब उसको इंतजार करना पड़ेगा कि इसका मुखिया कौन है। तृणमूल कांग्रेस के प्रस्ताव पे कांग्रेस ने भी उसका साथ दे दिया है। दे दिया है ना, तो अगर दे दिया है तो उनको तो फिर वो देखेंगे कि वो किस तरह से एकता कायम रहती है। क्योंकि ये जो स्पीकर वाला था, उसमें भी तृणमूल कांग्रेस ने इनको सपोर्ट किया, तो इसलिए लेन देन हुआ होगा। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये कहें कि विपक्षी एकता चट्टानी है, तो ये गलत होगा। ये है नहीं। तो अगर नहीं है, तो अगर मान लीजिए मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, तो वो अब क्या करती है, उसका क्या रुख रवैया रहता है, वो भी अपने आप चले। बहुत तरह दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस अपने अकेले चलने का भी प्रयास करती है, लाइक माइंडेड पार्टीज को के साथ चले, वो हम देखेंगे। और जो सत्ता पक्ष है, इसका बहुत जबरदस्त फायदा उठाती है कि विपक्ष में एकता में उसमें खलल करना, अंदर उतनी मजबूती नहीं है, उतनी मजबूती आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं सहमत हूं आपसे। विपक्षी एकता में उतनी मजबूती नहीं है जितनी मजबूती होनी चाहिए थी। अगर विपक्ष में एकता होती तो ये लोग, मैं तो मानता हूं, ये लोग राज्य हुकूमत ही नहीं कर रहे होते। हाँ, विपक्ष की ताकतों के बिखराव के कारण ही पिछले 12 साल से हुकूमत कर रहे हैं। बिल्कुल, वो तो है 3 साल ही। और इसी तरह गुजरेंगे, फिर देखिए क्या होता है। हाँ, अब देखते हैं क्या होता है। तो देख रहा, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी, ऐसा तो लग नहीं रहा है। मैं तो खैर राज्यों की राजनीति के बारे में कह भी नहीं रहा। मेरा मानना है कि लोकसभा की राजनीति में भी जितनी अच्छी एकता होनी चाहिए थी, उतनी अच्छी एकता भी इन लोगों ने नहीं दिखाई है। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं दिखाई है, और ये बीजेपी को बहुत अच्छे से सूट करता है, बहुत सूट करता है, इसीलिए वो बहुत मजबूत रहते हैं। अब
अभी जब बहुत आक्रामक राजनीति कांग्रेस पार्टी जब कर रही है, तो एक छटपटाहट सत्ता पक्ष में जरूर दिख रही है, ये हम कह सकते वैसी छटपटाहट जो इंडिया गठबंधन बना था उस वक्त दिखाई पड़ी थी। हैं। हाँ, 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 उस हाँ, वक्त भाजपा विचलित हो गई थी मतलब। विचलित हुई क्योंकि थी। जब भी उसे दिखाई पड़ता है कि वास्तव में विपक्ष कहीं एकता ना कर ले, तो उनके होश फाख्ता हो जाते हैं कि एकता का मतलब ही होगा इनकी निश्चित पराजय। देखिए, अभी तो स्थिति वही मतलब है कि डेटा तो यही कहता है और डेटा कहता है कि वो पराजय छोटी-मोटी पराजय नहीं होगी। हुँ, हुँ, काफ़ी पराजय का फासला होगा क्योंकि जो विपक्ष का वोट है वो इनके वोट से काफ़ी ज़्यादा है मतलब जो है। हुँ। जी, जी, वो तो है ही विपक्ष का वोट तो ज़्यादा होता है। मतलब उनका तो अगर एग्रीगेट दिया जाए तो ज़्यादा है। हुँ, लेकिन वही तो इसी का फ़ायदा उठाते इसका तो फ़ायदा वाजपेयी जी ने भी उठाया था। जी, उस जी। समय टीआईएनए फैक्टर बोला जाता था उस समय हुँ, हुँ। आपको हम क्या बोल रहे हैं। तो जी, वो होता है और यही फ़ॉल्ट लाइन है और यही फ़ॉल्ट लाइन है इसका फ़ायदा उठाते हैं। और देखिए बीजेपी की एक रणनीति साफ़ है। हुँ, इसको देखना चाहिए, हमें इसको अंडरलाइन करना चाहिए। हुँ, इतना बड़ा संकट देश के ऊपर आया हुआ है हुँ, और प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वो तो कल शायद केरल या तमिलनाडु में थे, है ना? वो स्पीकर वाले में जो वोट-वाट होना था, उसमें भी नहीं थे। हुँ, तो उनकी रणनीति साफ है कि जब भी कोई समस्या आए, उनको उठाने दो और हुँ, एक काम करो, एक चुनाव और जीत लो, उसके बाद हुँ, सब मसला जो है स्वाहा। हुँ, स्वाभाविक ये एक रणनीति, तो हर चीज़ का वो दवा एक ही जानते हैं चुनाव जीतना, है ना? लेकिन बिल्कुल। एक चीज़ हमें ज़रूर कहना पड़ेगा कि अभी देश का जो संकट है वो थोड़ा ज़्यादा है चुनाव से बड़ा, हुँ। चुनाव जीतने से बड़ा। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। उनको कुछ चुनाव जीतने के अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जो मोदी जी को करना है और वो नहीं कर रहे हैं और उसको करने की उनके पास कोई योजना भी नहीं दिख रही है। हुँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी। हम लोगों ने बहुत ही उपयोगी चर्चा की जी, और पूरे मौजूदा राजनीति के संसद के भीतर जो हो रही है और संसद के बाहर हो रही है, उसके विभिन्न पहलुओं को छुआ और इस विषय पे जल्दी ही हम लोग फिर लौटेंगे चर्चा करने के लिए।